मैं सुप्रिया जी को ले आ रहा हूँ उसमें चर्चा में। मानसी जी, फिर आपके पास आ रहा हूँ। सुप्रिया, ये जो दो चीजें इस समय आपसे, क्योंकि लेट आई हैं आप, दो प्रश्न एक साथ ही पूछ ले रहा हूँ। एक तो हमारे एक ऑडियंस से एक क्वेश्चन आया है, इफ प्रियंका गांधी इज सीरियस अबाउट वुमेन रिजर्वेशन, शी शुड सिक्योर 40% सीट्स फॉर एवरी स्टेट इन विच कांग्रेस इज कंटेस्टिंग। एक तो उनका ये है सुझाव। दूसरा ये है कि इसमें सबने ये कहा कि भाई अच्छा वेलकम स्टेप है, दूसरे पार्टियों के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, लेकिन 40% उम्मीदवार के अलावा क्या योजना है? क्योंकि ये तो इन टोटलिटी की बात है ना, वुमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए, उनके प्रोटेक्शन की कह लीजिए, सिर्फ 40% उम्मीदवार के अलावा भी तो कुछ महिलाओं के बारे में सोचना होगा। उस पे क्या है? दोनों प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा साथ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं माफी चाहती हूँ लेट आने के लिए। एक इमरजेंसी में शो आ गया था। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 40%, और मैं संदीप पांडे जी की बात से मुझसे ज्यादा शायद प्रियंका गांधी जी सहमत थी कि हमें 50% देना चाहिए था। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, आप समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं, और समन्वय बनाने में ये वाला बंदिश भी टूटेगी संदीप जी, अगर वो भी हो और वो सुन सके, ये बंदिश भी टूटेगी। 40 से 50% ये जरूर होगा, लेकिन शुरुआत 40 से हुई है अभी, क्योंकि इस पे समन्वय बन पाया था। और मुझे ऐसा लगता है किसी चीज को थोपने के बजाय लोगों को अपने साथ लेके चलने में ही समझदारी होती है और उसी से एक्सेप्टेंस होती है। तो 50% करना चाहती थी, 50% हमारा भी मन था, लेकिन बाकी जो नेतागण थे, जो पुरुष नेता थे, जिनको लग रहा है कि उनकी राजनीति खत्म होने जा रही है, वो 40% पर उनको मनाया जा सका और समन्वय बनाने में 40% लगे। मुझे ऐसा लगता है इसका रिजल्ट देखकर अपने आप 50% आगे चल के होगा। मैं क्योंकि टीवी डिबेट्स करती हूं और बहुत सारे भाजपा नेताओं को व्यक्तिगत तौर पे भी जानती हूं, बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया है। ऑफ द रिकॉर्ड जब वो मिलते हैं तो वो कहते हैं बहुत साहसी कदम आप लोगों ने उठाया, और एक राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में 75 साल बाद आजादी की ये सुगबुगाहट होनी जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जबानी जमा खर्च नहीं है। अगर आप पंचायत लेवल पर देखिए तो वहां पर कभी 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और क्योंकि वहां पर अफर्मेटिव एक्शन हुआ, क्योंकि वहां पर रिजर्वेशन फॉर वुमेन हुआ 1/3, हमारे पास एक पाइपलाइन में 10 लाख इलेक्टेड वुमेन है। हाँ, उसमें से कुछ प्रधानपति की तरह भी अपना कर्तव्य निभाती हैं या निभा नहीं पाती हैं, लेकिन बहुत सशक्तिकरण उससे हुआ है ग्राउंड पर। तो अफर्मेटिव एक्शन जरूरी है, और इसीलिए मैं पुरजोर समर्थक हूं सदन में और असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन की, क्योंकि ये होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? ये होना चाहिए। मैं तो इनफैक्ट एक्सपेक्ट करती हूं कि भाजपा के पास, जिसके पास प्लेन मेजोरिटी है सदन में, दोनों हाउसेज में इस समय, उनको बिल्कुल ये करना चाहिए। ये वो कर सकते हैं इसमें, और ये शायद लिटमस टेस्ट होगा उनकी प्रतिबद्धता का महिला सशक्तिकरण के लिए। तो मुझे लगता है ये साहसिक कदम था, ये ऐतिहासिक कदम था, ये देश की राजनीति जरूर बदलेगा। और कई बार जब कोई बहुत बड़ी चीज होती तो उस समय शायद नहीं पता चलता, लेकिन मुझे लगता है आज से 20-25 साल बाद जब हम राजनीति में एक नए आगाज और एक नए मोड़ को देखेंगे तो ये दिन जरूर याद रखा जाएगा। इट नीडेड अ लॉट ऑफ करेज। आई ऑल्सो फील बहुत सारे नेताओं में शायद ये करेज नहीं होता, लेकिन आपने जो बात करी बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ महिलाओं को चुनाव लड़ाने तक सीमित नहीं है, और ये भी मैं मानती हूं कि ये सारी महिला शायद विधायक नहीं बन जाएंगी, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप में से बहुत, इनमें से बहुत महिलाएं लीडर बनेंगी। इनका प्रभाव बढ़ेगा अपने क्षेत्रों में, वो वहां की पुलिस और थाना और डीएम से बात करने की हैसियत में आ जाएंगी, और इसी से देश सुरक्षित होगा। मुझे ऐसा लगता है जितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं मेन स्ट्रीम पॉलिसी में आएंगी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगी, उतनी शायद हमारी राजनीति, जो अभी बहुत पुरुष प्रधान, बहुत अग्रेसिव, बहुत नाराजगी की राजनीति है, शायद थोड़ी संवेदनशील, शायद थोड़ी सहृदयता होगी, क्योंकि ये क्वालिटी महिलाओं में अपने आप होती है। मुझे लगता है जिस तरह के जघन्य अपराध सामने आते हैं वो कम होंगे अगर महिला नीति निर्धारण करेंगी। जहां तक आपने बात कही बिल्कुल सही है, बात खत्म नहीं होती है 40% महिलाओं को टिकट देने से, वहां से बात शुरू होती है। और इसीलिए क्योंकि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और कांग्रेस की बात यहां पे कर रही हूं, हम लोग कुछ और भी कदम उठा रहे हैं। उसमें से हमारा एक बहुत बड़ा कदम ये भी है कि जो संविदा पर या जो ठेके पर, जो कॉन्ट्रैक्ट पर आजकल रखने का एक प्रचलन है, जिससे कि लोगों के मन में हमेशा आशंका रहती है, जब उसका नियमितीकरण हो। उसके अलावा जो सरकारी पदों पर जो नए पद हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जो 20 लाख नौकरियों की बात हो रही है, उसमें 40% सीटें महिलाओं से भरे,
प्रेजेंट रिजर्वेशन के तत्वावधान में, बिना उस रिजर्वेशन को डिस्टॉर्ट किए, बिना उसको डिफरेंशिएट करे, उन रिजर्वेशंस के मापदंड में महिलाओं के लिए 40% भागीदारी हो। हम लोगों ने एक सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब हम लोगों ने ग्राउंड पर बात करी, और मैं क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी में थी और हम हर मंडल में गए थे, वहां पर बहुत सारी यंग लड़कियों ने कहा कि अगर एक स्मार्टफोन और स्कूटी की बात करी लड़कियों ने, सुनने में शायद मेट्रोज में ये बहुत हमें छोटा लगता है, स्कूटी से क्या हो जाएगा। और जहां पर भी हम गए, लोगों ने कहा कि हमारी बेटी अगर देर से आती है तो हमेशा टिकटिकी लगी रहती है कि भाई पता नहीं कहाँ है बेटी। बेटियों ने कहा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, कई बार लोग छूने छाने की कोशिश करते हैं, एक अजीब सी आशंका रहती है। तो शायद जिस चीज को हम बहुत बड़ा नहीं समझ रहे हैं, वो उस वर्ग के लिए बड़ी चीज है। तो हम लोगों ने स्कूटी और स्मार्टफोन की बात करी है, 40% नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी की बात करी है। दिल्ली सरकार ने, और मैं बहुत गहरे मतभेद रखती हूँ आम आदमी पार्टी से, लेकिन दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त करी थी और उससे काफी लाभ मिला महिलाओं को। हम भी वो करने की कोशिश करेंगे। हमने अपने महिलाओं के लिए जो प्रतिज्ञा बोली है, उसमें से एक प्रतिज्ञा ये है कि हम आपके लिए महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे विमेन मैनिफेस्टो में अभी आएंगी। शायद मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे ना कर सकूं अभी, लेकिन हमने महिलाओं को सिर्फ एक आधी आबादी का एक ब्लॉक नहीं देखा है, और किसी को भी नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है उस आधी आबादी में भी आपकी अर्बन महिलाएं हैं, आपकी रूरल महिलाएं हैं, आपकी महिलाएं कुछ हैं जो आज अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ना चाहती हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमारे समाज में पिछले 5-6 सालों में हुआ है, जिन लड़कियों के साथ आज अपराध हो रहा है, वो चुपचाप ससक ससक के सहना नहीं चाहती हैं। उनको लगता है कि कानून है, उनको लगता है कि न्याय मिलना चाहिए, और क्योंकि वो न्याय की गुहार लगाती है, इसलिए शायद उनके साथ और बर्बरता करी जाती है कि कहीं ये इनको न्याय मिल ना जाए, और न्याय मिलने का मतलब होगा लोगों को सजा मिलना। तो महिलाओं में भी अलग अलग सेक्ट्स हैं, अलग अलग वर्ग हैं, और हर वर्ग के लिए कुछ सोचा जा रहा है। वर्किंग वुमेन अर्बन एरियाज में अलग है, जिन औरतों को मजबूरन कमाना पड़ता है रूरल एरियाज में, उनकी अलग दिक्कतें हैं। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स जैसे एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग इसको बोलते थे कि इससे बहुत बदनामी हो जाती है, कई बार ये गलत तरीके से यूज होता है, लेकिन ये एक रियलिटी है। जब बहराइच से और गोरखपुर से और लखीमपुर से, छोटे छोटे शहरों से लड़कियां लखनऊ आती हैं, और हम जहां पे रहते हैं लखनऊ में, हमारा जहां पे घर है, लड़कियां नर्सेस ट्रेनिंग के लिए बहुत आती थी। उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की बहुत कमी थी, सेफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की। तो महिलाओं का भी एक ब्लॉक नहीं है, महिलाओं की भी अलग अलग जरूरतें। गृहिणियों के लिए आज अगर पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम सबसे ज्यादा है, तो उसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव महिलाओं पर ही पड़ रहा है। इसीलिए हमने कहा कि 3 सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त देने चाहिए महिलाओं को, क्योंकि ये कहना कि लोग आज चूल्हा नहीं फूक रहे गलत है। आज महिलाएं वापस चूल्हा फूक रही हैं और उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में आएंगी, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस ही क्यों नहीं, ये कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगी, आज महिलाओं के बारे में बात करना जरूरी है। मतलब हम आज 2021 में आधी आबादी के लिए बात नहीं करेंगे तो किसका वेट कर रहे हैं, कब बात करेंगे हम? जी, सुप्रिया से मैं इससे ये पूछ रहा हूं कि ये बताइए, महिलाओं का एक वोट फैक्टर भी है, और बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि जो नीतीश जीते, मोदी जी जीते, ममता बनर्जी जीती, उसमें एक बड़ा योगदान महिला वोटर का था। उनको लगा कि ये लोग अच्छा गवर्नेंस देंगे। मुख्य रूप से गवर्नेंस की बात थी। उनको मोदी जी पे विश्वास था, उनको नीतीश जी पे विश्वास था, उनको ममता बनर्जी जी पे विश्वास था, और उन्होंने शायद बढ़ चढ़ के ज्यादा वोट दिया एज कंपेयर टू मेल। एक वर्ग ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये तो कास्ट लाइन पे ही वोट देंगे यूपी में। आपको क्या लगता है, यूपी में कास्ट लाइन पे वोट जाएगा, कि अगर एक बार विश्वास जम जाता है कि ये हमारी ज्यादा सुध बुध लेंगी, तो वो वोट चेंज भी हो सकता है? मतलब घर का पुरुष कहीं और दे, महिला कहीं और देगी, या क्या ये स्थिति बन सकती है? मुझे ऐसा लगता है ये ऑलरेडी बननी शुरू हो गई है। मुझे ऐसा लगता है महिलाएं बहुत इंडिपेंडेंटली वोट करती हैं। महिलाएं शायद वो एक पाउच और 500 के लिए वोट नहीं करती हैं। उनको जहां पर लगता है, अगर उन्होंने मोदी जी को भी वोट दिया तो इस आस्था, इस विश्वास से दिया कि वो हमारा कुछ भला करेंगे। अब उन्होंने किया नहीं किया, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। योगी जी ने क्या किया उत्तर प्रदेश में, ये आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि महिला शुरू से इंडिपेंडेंट वोट करती हैं, और अगर महिलाओं को यह विश्वास हो जाए कि हमारी बात सुनने वाला, हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाला, हमारी पोजीशंस पर बात करने वाला कोई विशेष तौर पर है, तो महिला उसको जरूर वोट देगी। मुझे ऐसा लगता है, और मैं बार बार ये कहती हूं कि ये बहुत साहसी कदम है।
ये कास्ट और रीजन और रिलीजन से देख के नहीं जुड़ना चाहिए। आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि किसी ने, आपके व्यूअर पूछा था कि ये सारी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती है। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, यहां पर वो नीति निर्धारण कर सकती है। मैं आशा करती हूं कि कांग्रेस के बाकी स्टेट्स, कांग्रेस की और इकाइयां इसका जरूर प्रेरित होकर ऐसा कुछ अपने यहां भी करें। ये मैं बार बार कहती हूं, आज मैं मध्य प्रदेश में थी, कल मैं महाराष्ट्र में थी, मैंने लोगों से बात कही और मैं आपको सच बताऊं, जहां हम जा रहे हैं और जब हम लोग हमसे बात करते हैं, ज्यादातर पुरुष कहते हैं आप लोगों ने बड़ा अच्छा साहसिक कदम उठाया, इसका वक्त आ गया था। तो मुझे ऐसा लगता है महिलाएं इंडिपेंडेंटली वोट करती हैं। अगर महिला को ये विश्वास हो जाएगा कि कोई है हमारी सुध बुध लेने वाला, कोई है हमारी बात करने वाला, सिर्फ एक वोट बैंक हम नहीं है। हम बदलने में शायद वक्त लगेगा, मैं नहीं कह रही हूं कि 2022 में सारी महिलाएं हमें वोट दे देंगी, लेकिन बदलाव यहां से शुरू हो जाएगा, ये मैं डंके की चोट पर जरूर कह सकती हूँ। और विजय साहब, मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन और स्कूटी बड़ा कदम है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। ये आत्मविश्वास की ओर, ये स्वावलंबन की ओर, ये अपनी एक अस्मिता, अपनी एक पहचान की ओर बड़ा कदम है। मैंने ये कहा था कि बहुत लोग जो बाहर रहते हैं उनको शायद ये सुनने में छोटा लगे, लेकिन आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि उस महिला के लिए, उस लड़की के लिए ये एक बड़ा कदम होगा। मैं सुप्रिया जी लास्ट वर्ड आपसे इसलिए लेना चाह रहा था, ये इस चुनाव से रिलेटेड नहीं है, वो एक कभी कुछ हमारे और मतलब आसपास हुआ। ये जो त्रिपुरा में एक 20 साल की लड़की को और एक 24 साल की लड़की को आप बुला के अरेस्ट करते हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं, तो क्या इससे महिलाओं का और लड़कियों की हिम्मत टूटेगी? ये हिम्मत तोड़ने का काम है बेसिकली। ये है कि इनको डराया जाए, इनकी हिम्मत तोड़ी जाए। आपको क्या लगता है, वो दोनों लड़कियां उभर के निकलेंगी, तब के निकलेंगी? मुझे ऐसा लगता है, और मैं कि औरत होने के नाते कह सकती हूं, एक नेचर होता है औरतों का, आप जितना दबाइएगा उतनी तेजी से वो उभरेंगी। और अगर आप इस सरकार को स्पेसिफिकली देखिए, और अब मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल बात कर रही हूं, लेकिन कांग्रेस के होने के नाते नहीं, एक महिला होने के नाते, इस सरकार ने लगातार डराने और धमकाने की कोशिश महिलाओं को ही करी है। चाहे वो यूएपीए के दौरान हो, जो शाहीन बाग की दादी थी उनको विलेन बनाने की कोशिश हो, चाहे वो लखनऊ का घंटाघर हो, चाहे वो जो प्रेग्नेंट लड़की थी जो कि यहाँ पर गिरफ्तार हुई, कहीं ना कहीं, चाहे वो दिशा रवि हो, चाहे वो ग्रेटा थर्नबर्ग हो, मतलब वो यंग लड़की दुनिया में एक जबरदस्त बदलाव की लड़ाई कर रही है, और हमारे यहाँ ये मंदबुद्धि भक्त और इनके आराध्य मिलकर उसको टेररिस्ट और क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद चाहे वो दोनों लड़कियां हो जो त्रिपुरा में एक्चुअल जर्नलिस्ट का काम करके लोगों के सामने तथ्य पहुंचा रही थी। ये तरीका होता है मैसेज देने का, सिर्फ उन लड़कियों को ही नहीं, उनके परिवारों को, उनके माता पिता को, कि इन लोगों को थोड़ा दबा कर रखिए, नहीं तो इनके खिलाफ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आम जन, आम व्यक्ति पुलिस से, थाना कचहरी से घबराता है, डरता है और थोड़ा सा परहेज करता है, और लड़कियों की सुरक्षा का भी मामला है, तो ज्यादातर शायद अभिभावक को लगेगा कि यार इससे दूर ही रहो, पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव इश्यूज पे बात मत करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आदमियों के बशर्ते औरतों में, क्योंकि सहनशीलता ज्यादा होती है, तो लड़ने का मादा भी ज्यादा होता है। जब हाथरस की लड़की का केस मैंने सुना, या मैंने उन्नाव की लड़की का केस सुना, या शाहजहांपुर की लड़की का केस सुना, जब उसके खिलाफ अन्याय हुआ और कई जगहों पर अन्याय चिरपरिचित लोगों ने किया, तो उन्होंने बोला अब मैं तुमसे लड़ूंगी। वो लड़की अकेले, जहां पे उसको जलाया गया था, वो अकेले रोज कचहरी जाती थी, अपने पिता के बगैर लड़ने की कोशिश करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़कियां दबने वाली नहीं है। दुख ये होता है कि द लार्जेस्ट सेलिंग डेली ऑफ इंडिया, जब टाइम्स ऑफ इंडिया अगले दिन खबर छापता है, तो ये नहीं कहता है वो दो जर्नलिस्ट थी, वो कहता है टू गर्ल्स क्लेमिंग टू बी जर्नलिस्ट। The reality is they were doing more journalism, they were more keen, they were more honest to their profession than all of you put together at the Times of India right now. So I would only say कि ये जो तरीका है, एक बुल इन अ चाइना शॉप का तरीका होता है, हर जगह वो मंदबुद्धि लग जाती है, इनको डरा दो, उनको धमका दो, उनके खिलाफ केस कर दो। जिस व्यक्ति के अंदर लड़ने का जज्बा होता है ना, वो डरता नहीं है आपसे। और मुझे लगता है औरतों को डराना और भी मुश्किल है। They may be physically a little more fragile than men, but mentally they are so much tougher. And I think एक औरत की जो शिद्दत होती है लड़ाई की, वो चाहे उसके बच्चे पैदा करने की क्षमता हो,
चाहे उसकी सहनशीलता, वो एक घर से दूसरा घर, पूरा अपना परिवेश छोड़ के, जहां पर 25-26 साल रही, उससे टोटली डिटैच होकर वो एक नए घर आती है, सबको अपनाती है। ये एक औरत का ही गुण है, ये आदमी कर ही नहीं सकता। तो एक औरत को डराना और धमकाने में ये व्यर्थ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये मैसेजिंग की बात है, ये डराने का संदेश देने की बात है, पर व्यर्थ है, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल व्यर्थ है। मैं छोटी बात दो और जोड़ दूं। राम रहीम का जो केस है, 20 साल उन दो लड़कियों ने लड़ा, अमरमणि को सजा दिलाने का काम उसकी बहन ने किया। बिल्कुल